दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। वृंदन है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 पर। लगातार अगर देखा जाए तो आप सभी के बीच में एक एक वीडियो हम पर डे आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी के बीच में आज का जो यह वीडियो जा रहा है वो संस्कृत के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर वीडियो जा रहा है। देखिए, मैंने दावा किया है कि आप सभी का अगर लगातार वीडियो के साथ वॉच करते हैं या चैनल के साथ आप लगातार जुड़े रहते हैं, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जो भी वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं अगर आप लगातार देखते हैं तो आपका बैक नहीं लगेगा। सबसे बड़ी खास बात ये है, ठीक है। देखिए, प्रथम सेमेस्टर परीक्षा का टारगेट हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए, एक वीडियो से तो टारगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन जितने भी वीडियोस आपके बीच में आएंगे, जैसे संस्कृत का आज ये वीडियो जा रहा है, कल किसी और सब्जेक्ट का जाएगा, परसों किसी और सब्जेक्ट का, ठीक है। लेकिन फिर से वही सिलसिला संस्कृत का दूसरा वीडियो भी जाएगा, है ना। तो प्लीज़ मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन आप बेहतर पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए, आगे कहा जा रहा है इससे बाहर नहीं आएगा। ये तो मैंने हमेशा दावा किया है कि अगर चैनल पर जो भी कंटेंट पढ़ाए जाएंगे आपको इससे बाहर कोई भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप उतना पढ़िए, ठीक है। अब जो लोग डर रहे हैं कि भैया हमारा तो बैक लग जाएगा, हम क्या करेंगे, ठीक है। देखिए, आप कितना भी नंबर क्यों ना लेके चले आए, अगर संस्कृत 25 नंबर की है आपकी, ठीक है, संस्कृत आपका 25 नंबर का एग्जाम होता है 1 घंटे में, अगर आपको 12 नंबर नहीं मिलता है तो आपका बैक लग जाएगा, ठीक है। कम से कम आपको 12 नंबर पाने की जरूरत पड़ेगी। 12 नंबर के ऊपर आप 25 नंबर पा जाइए, ये अलग का मामला है, लेकिन आप सभी सब्जेक्ट में टॉप कर जाएं। आप किसी एक सब्जेक्ट में जैसे 25 नंबर वाले में आप 11 नंबर पा जाए तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये अलग का मामला है कि भाई उसका आप बैक पेपर देंगे, ये अलग की बातें हैं, लेकिन जो चीज़ें मुझे कहना है मैं फैक्ट कहूँगा कि अगर आपको इस चीज़ से डर लग रहा है तो बिल्कुल उसी चीज़ को हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बाकी जो होता नहीं है कि लोग वीडियो बनाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या कंटेंट लेके चले आते हैं, इधर से ऐसा कोई मकसद नहीं है। जो फैक्ट है, जो सही है, उसी चीज़ को हम आपके बीच में टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपके बीच में वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करूंगा कि प्लीज़ आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता, ठीक है। मैं हमेशा आपके फीडबैक की मांग करता हूं कि प्लीज़ आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें। भाई, आप अपना फीडबैक देते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ाने में। अच्छा, एक चीज़ मैं हमेशा अब और भी पूछता हूँ कि आपको अगर समझ में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, दोनों आप तरह से मुझे बताएं कि हाँ यही चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है, यहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है। इन सारी चीज़ों को आप मुझे अवगत कराने का प्रयास करें। भाई देखिए, आप उस चीज़ को बताएंगे तो अगले वीडियो में उस चीज़ की जो है सुधार हो सकता है। नहीं बताएंगे तो जिस तरह से जिस गति से चल रहा है इस गति से यह वीडियो चलता रहेगा, ठीक है। तो बहरहाल चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं निवेदन आप सभी से करूँगा कि प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। देखिए, आपके बीच में अति लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक है। यानी 1 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे देख सकते हैं। 2022 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। अच्छा, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन के अंतर्गत अगर हम कहें तो आपसे फल शब्द का जो वचन पूछा जा रहा है, ठीक है। फलेन शब्द किस विभक्ति और वचन का रूप है, तो फलेन शब्द जो आपका है वो तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। अब भाई देखिए, हम आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं तो हम फल शब्द का रूप पढ़कर आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। हमने डायरेक्टली आपके बीच में लिख रखा है, आप उस चीज़ से रूबरू हो जाइए। बाकी अगर हम फल की बात करें तो फल आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे अपने स्तर से तैयार कर लीजिए, ठीक है। रूप तो जरूर याद कर लीजिए। भाई देखिए, रूप अगर याद करते हैं तो आपको बहुत अपर लेवल तक ये सारी चीज़ें काम आएंगी। जब आप यूपी टेट सी टेट जैसे एग्जाम को देंगे तब भी आपसे फल का जो है रूप आपसे पूछा जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप लिखे। देखिए 2022 का है और जो है रामासु जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा जो एक चीज जो है, ये चीजें थोड़ा सा गलत हो गया है, ये आज कुमार जो लिखा हुआ, ठीक है। रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा रमासु होगा, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। रमा शब्द का जो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है वो आपका रमासु बनेगा, ठीक है। या आप मिसप्रिंट हुआ है, इसे आप काट दीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन, उत्तिष्ठत जाप्रतः प्राप्य जो है वरान्य बोधनम का हिंदी में अर्थ लिखिए। ये भी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहा जा रहा है, तो आंसर आप सभी का कहा जा रहा है, जैसा कि देख सकते हैं उत्तिष्ठत। अच्छा, इसके आंसर को हम बात करें तो कहा जा रहा है, हे मनुष्यों उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों ज्ञानी के भाव यानी ज्ञानी के ज्ञान को प्राप्त करो, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है, जैसा कि देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है। तो भाई चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार प्रयुक्त होता है, ठीक है। क्या 2022 का रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होगा, विधिलिंग लकार प्रयुक्त होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, ठीक है। ये 3 भागों में हम संस्कृत वर्णमाला को विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो है संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं। संस्कृत भाषा में पुरुष आपके 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। अगला आसपास की जो है आसपास की वस्तुएं, पेड़, घर, बगीचा तथा पौधों को संस्कृत में नाम लिखें। तो बिल्कुल पेड़ का संस्कृत में क्या होगा, घर का, बगीचा का, पौधे के संस्कृत में नाम आपको लिखने की ज़रूरत है। तो अगर इसके अर्थ की बात करें तो संस्कृत में नाम क्रमशः आपके होंगे, वृक्ष हो गया, ग्रहम हो गया, उद्यान हो गया और पाटपह हो गया, ठीक है। यानी पेड़ का वृक्ष होगा, ठीक है, घर का ग्रहम होगा, ठीक है, बगीचा का उद्यान होगा और पौधे का पादप होगा, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, पशु पक्षियों कौवा, भौरा, पक्षी तथा कोयला के संस्कृत में नाम लिखिए, ठीक है। तो जो पशु पक्षी है, कौवा है, भौरा है, पक्षी है, कोयल के संस्कृत में नाम आपको लिखना है। तो संस्कृत में नाम क्रमशः अगर बात करें हम तो कौवा का काकह होगा, भौरा का भ्रमरा होगा, खगह का पक्षी होगा और कोयल का आपका विकह होगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आसपास की वस्तुएं जो है फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद को संस्कृत में नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर इसके हम बात करें तो आप कह सकते हैं संस्कृत नाम क्रमशः जो है पुष्पम, देख सकते हैं संस्कृत फूल का आपका हो गया पुष्पम हो गया, चौराहा का चतुष्पट हो गया, ठीक है, अनार का दंडमम हो गया, नींबू का निम्बुकम हो गया, गेंद का कंदुकह हो गया, ठीक है। ये संस्कृत में नाम आपको दिए जा रहे हैं। अगला है संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में लिंग आपके 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। हिंदी की बात करें तो सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। ये नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता। इसी आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार डायरेक्टली हिंदी में ही पूछ लेता है कि हिंदी में लिंग कितने होते हैं, ये बहुविकल्पी में दे देता है, ठीक है। और लिखने को भी भाई आ जाता है, वो तो एग्जामिनर के पर डिपेंड करता है कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। अगला हम बात करें तो कह सकते हैं कि लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है। 2019 का क्वेश्चन है। तो लट लकार का प्रयोग जो है वो वर्तमान काल के लिए होता है ना। और अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा, ठीक है। यानी गम धातु का जो रूप है वो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप जो है लंग लकार में क्या होगा। तो आप कह सकते हैं गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप जो होगा वो अगच्छन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, जो है एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। और हिंदी में बात करें तो एक वचन और
जो है बहुवचन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम आते हैं अगले पेज पर। देखिए अगला पेज आपके बीच में आ गया है। कहा जा रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आप कह सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको जो है आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही इसे अग्नि जला सकती है। ठीक है, न जल इसे गीला कर सकता है और न वायु इसको सुखा सकती है। अर्थात यह आत्मा जो है सदा विकार रहित स्थित में रहती है। ठीक है, अगर इसके हम संस्कृत की बात करें तो नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद यंत्रापो, न शोषयति मारुतः। ये इसका हिंदी में अर्थ होगा। ठीक है, ये भी उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके बीच में बन रहा है कि संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम लिखिए। ठीक है, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम आपको लिखना है। तो पहला है श्यामपट्ट हो गया, मॉडल या प्रतिरूप हो गया, चार्ट हो गया। ये 3 आपके उपकरण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नकुलः, कीरः, अर्वन, लूता जो है असंधिका शब्दों में से जो है किन्हीं 3 शब्दों के अर्थ आपको लिखना है। तो नकुल का नेवला हो गया, अरवन का घोड़ा हो गया, कीरह का तोता हो गया और लूता का मकड़ी कह सकते हैं या हम चींटी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल तीव्र गति से हम चल रहे हैं। अगला कहा जा रहा है संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। तो अश्व हो गया, अजा हो गया, कुकुरा हो गया, गौ हो गया, सिंह हो गया। ठीक है, अश्व मीन्स क्या होगा आप सभी को पता है। ठीक है, अश्व मीन्स घोड़ा होता है। ठीक है, अजा मीन्स बकरा हो गया, कुकुरा मीन्स कुकुर हो गया, गौ मीन्स गाय हो गई और सिंह मीन्स आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा या किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत में नाम आपको लिखना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं घोड़ा है, कुत्ता है, हिरन है, बकरी है, चिड़िया है, पेड़ है, तरबूज है, अनार है। किन्हीं 6 शब्दों को लिखना है। तो यहाँ घोड़ा का अश्व हो गया, कुत्ता का कुकुरा हो गया, हिरन का मृगः होगा, बकरी का अजा होगा। ठीक है, चिड़िया का चटकह होगा, पेड़ का वृक्ष होगा, तरबूज का कालिंदम होगा और अनार का दंडियम होगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। यहाँ अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए जो अजा शब्द है ये महत्वपूर्ण है और चटका है। हालांकि यार महत्वपूर्ण तो सब कुछ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके सिलेबस में है तो महत्वपूर्ण सब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चंस बन रहा है, देख सकते हैं मकराह, सारिका, मरालह, सस्का शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखना है। ठीक है, तो मकराह मीन्स आपका घड़ियाल हो गया, मरालह मीन्स हंस या बत्तख होगा। ठीक है, सारिका मीन्स मैना होगा, सस्का मीन्स खरगोश होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों की ही अलग अलग सूची बनाइए। कहा जा रहा है हिमालय, सागर जो है, राजन, गंगा, नदी, वधु, फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम। ठीक है, अब इसकी अलग अलग स्त्रीलिंग कौन से होंगे, पुल्लिंग कौन सा होगा और नपुंसक लिंग कौन सा होगा, इन्हीं सब में से आपको अलग अलग करना है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाई दें कि स्त्रीलिंग कौन सा है, पुल्लिंग कौन सा है, तो आप इन्हें बोलकर समझिए। ठीक है, पुल्लिंग मीन्स पुरुष जाति का बोध होना चाहिए, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होना चाहिए और नपुंसक लिंग में न पुरुष हो न स्त्री हो। ठीक है, तो यहाँ समझ सकते हैं अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो गंगा नदी है। ठीक है, तो नदी बहती है। ठीक है भाई, गंगा नदी, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि तो गंगा तो किसी पुरुष का नाम हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, महिला का भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो आप कहेंगे गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो क्या ऐसा कहेंगे गंगा नदी बहता है, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे ना, शुद्ध शब्द मुझे बोलना है। चलिए ये भी हो गया, हिमालय हो गया, सागर हो गया, राजन हो गया, ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे और नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएंगे फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम। ठीक है, चलिए ये भी आपका हो गया। अगला पेज आपके बीच में बिल्कुल तीव्र गति से हम आपको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, बिना समय को गंवाए हुए आप थोड़े समय में ज़्यादातर क्वेश्चंस को जो है करने का प्रयास करें। ठीक है,
चलिए, कहा जा रहा है बालको शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। तो बालको शब्द में अगर हम विभक्ति की बात करें तो तृतीया विभक्ति है और बहुवचन होता है, यानी बालकौ। ठीक है, चलिए, नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? ठीक है, नवनीत शब्द का जो हिंदी अर्थ है, नवनीत शब्द का हिंदी अर्थ की बात करें तो ताज़ा मक्खन कह सकते हैं, कोमल कह सकते हैं, मुलायम कह सकते हैं, हमेशा नई कह सकते हैं। ठीक है, ये नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में आपको लिखना है। ठीक है, तो फल व सब्जियों के नाम के अंतर्गत अगर हम कहें तो जामुन हो गया, कद्दू हो गया, आम हो गया, करेला हो गया। ठीक है, जामुन का जम्बू होगा, आम का आम्रह होगा, कद्दू का कूष्मांड या तुम्बी होगा, करेला का कठिल्लकः होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला, भोजन संबंधी वस्तुओं के अंतर्गत अगर हम कहें तो भोजन संबंधी वस्तुएं देख सकते हैं, कहा जा रहा है चना है, मक्खन है। ठीक है, चना है, मक्खन है, नमक एवं रोटी को संस्कृत में लिखना है। तो चना का आपका चड़का हो गया, मक्खन का नवनीतम हो गया, नमक का लवण होगा और रोटी का करकट्टिका होगा। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पशु पक्षी जो है पपीहा, भेड़, बगुला जो है भेड़ियों के नाम संस्कृत में आपको लिखना है। तो इसके अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं संस्कृत में क्रमशः जो है कहा जा रहा है पशु पक्षी, पपीहा, भेड़, बगुला, भेड़ियों के नाम संस्कृत में लिखना है। तो संस्कृत में जो नाम है वो देख सकते हैं चातकः है। ठीक है, पपीहा को हम चातक कह सकते हैं, भेड़ को हम मेष कह सकते हैं, बगुला को हम वलाकः कह सकते हैं, और जो है ध्यान दीजिएगा भेड़ियों को हम यहाँ एक हाँ वृकः कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किन्हीं 3 शाक जो है भाजी के नाम लिखिए। ठीक है, तो हिंदी के नाम है और इधर संस्कृत के नाम इधर और हिंदी के नाम इधर है। तो आप कह सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कारवेल्लम करेला को कहते हैं। आप भाई घर पर भी बोल सकते हैं, बट घर पर कोई समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा, है ना। अलाऊ को हम लौकी बोल सकते हैं, पनसह को हम कटहल बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर ऐसे ऐसे शब्दों को आप घरों में यूज़ करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, शरीर के विशिष्ट 4 अंगों के नाम आपको लिखना है। तो जो शरीर के विशिष्ट अंग हैं, गर्दन को हम ग्रीवा कह सकते हैं, नाखून को हम नकह कह सकते हैं, दांत को हम दशनम कह सकते हैं, आँख को हम लोचनम कह सकते हैं, सिर को हम मुंडम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका फीडबैक इसलिए लेता हूँ कि भैया आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। पता लगा कुछ समझ में ना आ रहा हो और हम आपको इसी गति से पढ़ाते हुए चले जाएं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। चलिए, संज्ञा शब्द को परिभाषित करना है। तो संज्ञा शब्द को परिभाषित के अंतर्गत अगर हम कहें तो प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। ये आप शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे, इसमें मुझे कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? 5 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसको हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि भैया जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में जो है सिर्फ इतना ही आपसे पूछा जाएगा। अगर आगे दिया होता संज्ञा शब्द के 5 भेद कौन कौन से हैं, क्रमशः उनके नाम बताइए, तो हम आपको नाम बता देते हैं। ठीक है, चलिए, लिंग की परिभाषा दीजिए। अभी आपने लिंग को ऊपर पढ़ा था, ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। अब लिंग है क्या चीज़, यहाँ ध्यान दीजिए। संज्ञा के जिस रूप में स्त्री या पुरुष वाचक होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। भाई ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये नपुंसक लिंग है। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये नपुंसक लिंग है? ठीक है, आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम आपको एक एक डाउट्स आपके क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, लास्ट पेज आपके बीच में ओपन हो चुका है, देख सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो हम आपके बीच में लेकर चल रहे हैं। 20 से 25 मिनट का वीडियो आपका हो रहा है। ठीक है, देखिए, कहा जा रहा है पुल्लिंग किसे कहते हैं। ठीक है,
तो अगर हम पुल्लिंग की बात करें तो जिन शब्दों से जो है पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, अभी मैंने इसके पहले जब बता रहा था, जब वहाँ दिया गया था कि भाई स्त्रीलिंग को छांटिए, पुल्लिंग को छांटिए, ठीक है, और नपुंसक लिंग को अलग अलग निर्धारित करिए, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? जिन शब्दों में किसी स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब यहाँ नपुंसक लिंग हम किसे कहेंगे? तो नपुंसक लिंग के अंतर्गत अगर हम कहें तो ऐसे शब्द जो नर जो देख सकते हैं, ऐसे शब्द जो नर का और न ही मादा का, यानी न स्त्री का बोध कराएं, इनको छोड़ दीजिए आप, नर मादा को छोड़ दीजिए। ठीक है, न स्त्री का बोध कराएं और न ही पुरुष का बोध कराएं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम नपुंसक लिंग कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वचन का अर्थ बताइए। संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द जो है वचन कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द जो है वो वचन कहलाते हैं। तो संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, वचन अगर हिंदी में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं जो है वचन हिंदी में 2 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नीति वचन शुभास्तान सूक्तियों का हिंदी में आपको हिंदी से संस्कृत में बनाना है। ठीक है, तो अगर हम इसके अंतर्गत कहें तो सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ठीक है, क्या सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं? सभी धर्मों में विद्या धन श्रेष्ठ है और आचरण श्रेष्ठ धर्म है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम कहें तो सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, तो सत्यमेव जयति नानृतम। ठीक है, ये पहले का है। दूसरे की अगर हम बात करें तो विद्याधन सर्वधनम प्रधानम, यानी सभी धनों में विद्याधन श्रेष्ठ है। और लास्ट की बात करें तो आचरण जो है श्रेष्ठ धर्म है, यानी आचारः परमो धर्म। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन लास्ट आपके बीच में चल ही रहा है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, है ना। देखिए, हाँ, संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। नदी कोस भर टेढ़ी है, लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ नियम होते हैं, बट मैं नियम आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली अनुवाद ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कहा जा रहा नदी कोस भर टेढ़ी है, कोसम या क्रोसम कुटिला नदी। ठीक है, लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं, तो लोभा मोह च मानवस्य शत्रु अस्तः। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऊपर आपका हिंदी में आया हुआ था, संस्कृत में करना था। अब यहाँ संस्कृत में हिंदी में आ रहा है, अब आपको संस्कृत में करना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। स निसर्गेण चंचल, ठीक है, और स पादेन खंजह, वह पैर से लंगड़ा है। काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और अगला कहा जा रहा है स निसर्गेण चंचल, वह स्वभाव से चंचल है ना। ये भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है कि निम्नलिखित नीतिपरक वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित नीतिपरक वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। तो कहा जा रहा है कि सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। ठीक है, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। तो कहा जा रहा है सज्जन पुरुषों की बात माननी चाहिए। ठीक है, तो कर्तव्यम हिंसताम वचः। ठीक है, कहा जा रहा है कर्तव्यम हिंसताम वचः, ये तो पहले का हो गया। दूसरे का विद्या धर्म से ही शोभा देती है, विद्या धर्मेण शोभते। ठीक है, ये आपका हो गया। और लास्ट आपके बीच में आ रहा श्रीमद् भगवद गीता के निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में अनुवाद आपको बताना है। तो यदा यदा ही धर्मस्य जो है ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजनमहम्। ठीक है, अब इसके अर्थ की बात करें तो हे अर्जुन, यदा यदा हे धर्मस्य, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, ठीक है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, तदात्मानं सृजनमहम्, अर्थात साकार रूप में अवतरित होता
हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपकी पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट्स बन रहा है तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। मैं आपका फीडबैक हमेशा मांग करता हूँ, लेकिन आप फीडबैक देते नहीं हैं। ठीक है, तो ये गलत बात है। अगर कोई इंसान आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो आपका भी ये परम कर्तव्य बनता है कि आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।